हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाश की हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया है हमने। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लेके आए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के नज़रिए से। तो शुरू करते हैं। तो ये एक हमने यहाँ पे पानी दिखाया है, तो पानी दिखाया है और ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या दिखा रही है, पृथककारी पृष्ठ। किस किस के बीच में, यहाँ पर पानी है और यहाँ पर क्या है, हमने ली है हवा। तो हवा क्या हो जाएगी, विरल माध्यम, और पानी क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो ये पानी वाला हो गया सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक लिया है μ2। ये हो गया विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक हमने लिया है μ1। और हमने अभी तक पढ़ा है, अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये हो गया अभिलंब, ये हो गई किरण, और ये किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो यहाँ पर ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण आर। अगर आई और आर की हम तुलना करें तो कोण आर का मान क्या है, ज़्यादा है। आर का मान ज़्यादा है किससे, कोण आई से। अब दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम आपतन कोण में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर रहे हैं। आपतन कोण के मान में क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी। तो ये है आपतन कोण में हमने थोड़ी सी बढ़ोतरी की। आप इन दोनों में तुलना कर सकते हैं। आई का मान क्या है, इस वाले में थोड़ा ज़्यादा है, तो आपतन कोण में हमने क्या की है, बढ़ोतरी की है। तो आई में बढ़ोतरी करेंगे तो अपवर्तन कोण में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो आई में हमने बढ़ोतरी की तो आर में भी बढ़ोतरी होगी। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किरण जो है विरल माध्यम में अभिलंब से ज़्यादा दूर जा रही है। विरल माध्यम में अभिलंब से ज़्यादा दूर जा रही है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। यानी जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का मान बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आई का एक स्पेशल मान ले, एक ऐसी वैल्यू लें आई की, यह अभिलंब हो गया, एक ऐसी वैल्यू ली हमने आई की जिस पर यह किरण विरल माध्यम में नहीं जाकर पृथककारी पृष्ठ के क्या हो गई, समांतर हो गई। ये हमारी काली लाइन क्या है, पृथककारी पृष्ठ, जो कि विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग अलग कर रही है। तो ये वाली किरण क्या हो गई, इस पृथककारी पृष्ठ के हो गई समांतर। तो यहाँ पर देखें तो आई जो हो गया वो हो गया थीटा सी, और थीटा सी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण पर या आपतन कोण के इस मान पर आर का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्रांतिक कोण को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि आई के जिस मान पर, यानी आपतित कोण के जिस मान पर अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतित कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, आई में और बढ़ोतरी करेंगे, यानी आपतित कोण में या आपतित किरण के कोण में के मान में हम और बढ़ोतरी करेंगे तो किरण कहाँ पे आ जाएगी, वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। तो अब हमने इस आई के मान में और बढ़ोतरी की तो किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय, इस माध्यम में जाने के बजाय वापस किस माध्यम में आ गई, इसी माध्यम में आ गई। तो आई इस माध्यम में आ गई। तो हमने परावर्तन में यही पढ़ा है, अगर कोई किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। और यहाँ पर उसी चीज़ को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें किरण का कोई भी भाग इस माध्यम में नहीं जाएगा, विरल माध्यम में नहीं जाएगा, सारी की सारी किरण टकराकर वापस इसी सघन माध्यम में आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये कब घटित होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो किरण उसी माध्यम में लौटकर वापस आ जाती है। तो और ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये आर है ये अपवर्तन कोण नहीं है, ये क्या है, परावर्तन कोण। और आई हमने परावर्तन की परिभाषा में पढ़ रखा है कि आई कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के। इसलिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, आई बराबर आर, ये वाला कोण। तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तो किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो परिभाषा हम देख लेते हैं। क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान
जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये हमने अभी चित्र देखा है, फिर से बना देता हूँ कि ये कोण है हमारा आई। अगर ये आई इतना है कि ये किरण विरल माध्यम में नहीं जाकर सघन माध्यम के समांतर हो जाए या पृथककारी पृष्ठ के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, और कोण आर का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। कोण आर का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो यही मैंने बताया कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो उसको बोलते हैं हम क्रांतिक कोण। आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा बिल्कुल सही है, सरल सी है कि सघन माध्यम में आपतित किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराए जाए तो वह किरण उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि अगर किरण है वो लौट कर वापस उसी माध्यम में आ जाए जब आपतन कोण किससे ज्यादा हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सूत्र हमने पहले पढ़े हुए हैं जो कि अपवर्तनांक में, तो थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं मैं कि अगर कोई किरण है, ये पृथककारी पृष्ठ है, इधर विरल माध्यम ले लिया, इधर ले लिया सघन माध्यम, ये विलंब हो गया। अगर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इसका अपवर्तनांक μ1 ले लिया, इसका अपवर्तनांक μ2 ले लिया, तो कौन सा माध्यम मोड़ रहा है, ये वाला माध्यम मोड़ रहा है, यानी इसका अपवर्तनांक हम लिखेंगे कि एक से किरण दूसरे में आ रही है तो अपवर्तनांक किसका, दूसरे वाले माध्यम का बटा किसका, प्रथम माध्यम का। तो μ2/μ1 ये हमने डिस्कस किया हुआ है। स्नेल का नियम हमने डिस्कस किया हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, और म्यू क्या जाता है, μ2/μ1 साइन आई अपॉन साइन आर, और इनका वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो μ1 साइन आई μ2 साइन आर। तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया, थोड़ा रिवाइज किया है मैंने, करवाया है। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, किरण जो है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिया है μ2, विरल माध्यम का अपवर्तनांक लिया है μ1, तो μ2 से निकल कर वो किस में जा रही है, μ1 पे जा रही है। तो मोड कौन सा माध्यम रहा है, μ1 मोड रहा है। तो अपवर्तनांक किसका लिखेंगे, μ1 का, किसके सापेक्ष में, μ2 के सापेक्ष में। तो माध्यम 2 से निकलकर माध्यम 1 में जा रही है, तो अपवर्तनांक किसका, माध्यम 1 का बट्टा माध्यम 2, और साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो हमने स्नेल नियम पढ़ रखा है। फिर नेक्स्ट, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या वज्र गुणा कर देंगे तो μ1 साइन आर μ2 साइन आई, और क्रांतिक कोण पर हमने देखा था कि आई जो था, कोण आई था, आपतन कोण तो, लेकिन क्रांतिक कोण पर आपतन कोण 90 डिग्री था। तो यहाँ पर अगर क्रांतिक कोण होगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन आर की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा μ1 साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1, और 1 को μ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया μ1, और μ2 साइन आई ऐसा कैसा है। अब साइन आई को तो ले आएंगे इधर, ये आ जाएगा भाग में, और μ1 आ जाएगा इसके भाग में, तो ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, μ1 इक्वल टू μ2 साइन आई। तो साइन आई आ गया इधर अपोन के अंदर 1 अपॉन साइन आई, μ1 आ गया इधर डिवाइड में μ2 अपॉन μ1। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है कि 1 अपॉन साइन आई इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन आई इक्वल टू म्यू। ये हमें याद रखना है। ये सूत्र, इसका उदाहरण भी हमारी किताब में जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।